अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका हम टॉपिक 2.4 करने वाले हैं जो कि है टार्क। टार्क को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली फोर्स क्या होती है और वो हमारे पास क्या एक्शन करती है। लेट्स सपोज आपके पास एक ब्लॉक और इसको आप पुश कर रहे हैं, इसके ऊपर एक लीनियर फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर लीनियर फोर्स लगाएं, इसे पुश करें, इसे इस तरफ धकेलें, इसके ऊपर इस तरफ इस डायरेक्शन में आप लीनियर फोर्स लगाएं, तो आपके पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और स्टूडेंट्स हमने ये फोर्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है इससे पहले भी, लेकिन हमें स्टूडेंट्स ये पता है कि जो फिज़िक्स है वो सिर्फ लीनियर फोर्सेस की या लीनियर एक्सेलरेशन की बात नहीं करती, बल्कि उसके अंदर जो रोटेशनल मोशन होता है बॉडीज़ का, वो भी हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब स्टूडेंट उस रोटेशनल मोशन या रोटेशनल फोर्सेस जो हैं हमारे पास, उनको स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट कंसिडर करें, हमारे पास एक स्पैनर है जिससे हम क्या करते हैं, हम कोई नट हो उसको टाइट करते हैं। स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास एक नट है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक नट है। अब स्टूडेंट हमारे पास होता क्या है, जब हमने इस नट को टाइट करना हो तो हम स्टूडेंट इसके इस पोर्शन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इस स्पैनर की इस जगह के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। तो स्टूडेंट ये अब जो हमारे पास लाइन है जिधर हमारे पास फोर्स लग रही है, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। स्टूडेंट इस फोर्स के लगने की वजह से इस पॉइंट के ऊपर ये जो हमारे पास नट है जो हमने टाइट करना होता है, इसके सेंटर के ऊपर हमारे पास क्या होती है, रोटेशन प्रोड्यूस होती है, और इसलिए हम जो ये पॉइंट है इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट, या इसको हम क्या कहते हैं, पिवट पॉइंट। अब स्टूडेंट हमारे पास हो क्या रहा होता है, स्टूडेंट आप देखें जो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर लगने वाली फोर्स है, क्या वो हमारे पास लीनियर फोर्स है? नहीं, बल्कि ये हमारे पास एक रोटेशनल फोर्स है। हमारे पास इसमें क्या होता है कि हम इसको यूं रोटेट कर रहे होते हैं, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा के इसको रोटेट कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि जो लगने वाली फोर्स है वो हमारे पास क्या है, रोटेशनल फोर्स है, ना कि लीनियर फोर्स है। तो स्टूडेंट इस रोटेशनल फोर्स की वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इस नट के ऊपर रोटेशन प्रोड्यूस होती है, यानी इसके ऊपर रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, स्टूडेंट ये जो रोटेशनल फोर्स है इसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और स्टूडेंट यही टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है टॉर्क। अब स्टूडेंट हम इस टॉर्क को जरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि टॉर्क होता क्या है। बेसिकली हमने स्टूडेंट जो काम हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर फोर्स कर रही होती है, हमारे पास रोटेशनल मोशन के अंदर वही काम टॉर्क कर रहा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो टॉर्क होता है वो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग होता है। यानी कि रोटेशनल एनालॉग होने का मतलब क्या, कि जो लीनियर मोशन के अंदर जो फोर्स का काम है वही काम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का रोटेशनल मोशन के अंदर है, या टॉर्क का रोटेशनल मोशन के अंदर है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास टॉर्क है क्या, उसका फॉर्मूलिज्म क्या है हमारे पास। स्टूडेंट जो टॉर्क होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो क्वांटिटीज का, क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो चीजों का। अब कौन सी वो दो चीजें हैं स्टूडेंट, एक तो हमारे पास है फोर्स, और दूसरी जो चीज है हमारे पास वो है मोमेंट आर्म। अब स्टूडेंट हमारे पास देखते हैं कि मोमेंट आर्म क्या है। स्टूडेंट जो फिगर हमने पहले ड्रा की थी स्पैनर वाली, उसी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो लगने वाली फोर्स है,
वो कहाँ लग रही होती है? वो इधर लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर फोर्स लग रही होती है, लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। और रोटेशन आपकी कहाँ प्रोड्यूस हो रही होती है? यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आपके पास या पिवट पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रही होती है? रोटेशन प्रोड्यूस हो रही होती है। अब स्टूडेंट इन दो जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्सिस और पिवट पॉइंट जो है, इन दोनों के दरमियान का जो हमारे पास डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म या आर। अब स्टूडेंट आपने एक बात नोट करनी है कि जो आपके पास लगने वाली फोर्स है और जो आपके पास मोमेंट आर्म है, उनके दरमियान बनने वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि टॉर्क का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है? आर क्रॉस एफ, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला इस पे लगाएं तो हमारे पास होता है आर एफ साइन ऑफ थीटा। यानी अगर हमने किसी बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करवाना है स्टूडेंट्स, तो उस बॉडी में जो हम जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसके जो मोमेंट आर्म है, उनके दरमियान का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या, उनके दरमियान का जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये एंगल 90 डिग्री ना हो तो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब स्टूडेंट अगर यही मोमेंट आर्म हमारे पास एल होता, अगर हम इसके अंदर 90 डिग्री पुट करें तो सिंपल टॉर्क हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा? आर एफ की इक्वल। अगर यही हम मोमेंट आर्म को आर के बजाय एल कर दें, जो कि आपकी बुक में नोटेशन क्योंकि यूज की हुई है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू एल एफ। स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट अगर यही फोर्स हम इधर लगाने के बजाय जैसे जैसे इस पिवट पॉइंट के करीब करते जाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट आपका कम होता जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये जो एल है या जो आर है, इनकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अब स्टूडेंट अगर यही फोर्स हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट के ऊपर अगर लगाएं तो आपके पास जो एल है जो आर है वो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो हमारे पास कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ तक बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि रिजिड बॉडी के ऊपर हमारे पास टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होती है। स्टूडेंट कोई भी ऐसी बॉडी जो कि हमारे पास, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पास हार्ड हो, सख्त किस्म की बॉडी हो। हार्ड होने का क्या मतलब कि हम अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं तो उसके जो एटम्स हैं या जो उसके अंदर जो जिस चीज़ से वो बनी हुई है, जिन एटम से, वो जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करें या वो डिस्प्लेस ना हो या उनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये जो हमारे पास बॉडी है, रिजिड बॉडी, ये बहुत से इस तरह के एटम से मिलकर बनी हुई है। अब हम अगर इसमें से किसी भी एटम के ऊपर अगर फोर्स लगाएं और ये एटम या ये जो पार्टिकल है ये अपनी पोजीशन ना चेंज करे या ये डिस्प्लेस ना हो, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो बॉडी है ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट कंसीडर करें हमारे पास पॉइंट ओ है यहाँ पे एक, और हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है। स्टूडेंट इस पॉइंट पी के ऊपर हमारे पास एक फोर्स लग रही है और फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास कुछ यूं है। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है कि हमारे पास इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क क्या है। स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। स्टूडेंट हम जो ये हमारे पास जो एक्सिस जो हमारे पास ये मोमेंट आर्म है, इसकी लाइन को अगर एक्सटेंड कर लें तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे एक बनेगा एंगल थीटा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हमने स्टूडेंट जो ये फोर्स एफ है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रिजॉल्व करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व हो जाएगी फोर्स। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि ये दो कंपोनेंट्स हैं क्या। स्टूडेंट हमारे पास ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये पॉइंट है तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, ये हमारे पास है एफ साइन ऑफ थीटा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर
जो हमारे पास जिस तरह हम ड्रा करते हैं, अगर हमारे पास ये इस तरह की ट्राइंगल होती, या लेट्स सपोज अगर मैं फोर्स को इस साइड पे अगर ड्रा करूं और ये हमारे पास इस तरह की अगर ये हमारे पास होती ट्राइंगल, तो ये जो हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं, एफ साइन थीटा। और जो हमारे पास जो बेस वाली जो पोर्शन होता है या जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एफ कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास पार्टिकल है, जो ये कंपोनेंट है वो हमारे पास है एफ साइन ऑफ थीटा, और ये हमारे पास जो है वो एफ कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपके पास जो प्रोड्यूस होने वाला टार्क है वो किस वजह से है। स्टूडेंट जो हमारे पास प्रोड्यूस होने वाला टार्क है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टूडेंट हमने क्या कहा कि टार्क हमारे पास कब प्रोड्यूस होगा, जब फोर्स और मोमेंट आर्म हमारे पास क्या होंगे, 90 डिग्री के ऊपर होंगे। हमने इससे पहले यही बताया। अब स्टूडेंट इसमें देखें कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट मोमेंट आर्म से 90 डिग्री पे है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो फोर्स का एफ साइन ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है मोमेंट आर्म के, जबकि जो एफ कॉज ऑफ थीटा वाला है वो हमारे पास मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो टार्क के अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट जो टार्क प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास कौन सा होगा, एफ साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सिंपल मैंने फार्मूला बताया था वो क्या बताया था, टी इज इक्वल टू एफ एल, और एफ का कौन सा कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, एफ साइन ऑफ थीटा, और एल की वैल्यू हमने क्या ले ली, आर ले ली। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बन गया, टार्क आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट इसी तरीके से ये तो हमने एक चीज ड्राइव कर ली। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब हम लेट्स सपोज हमारे पास जो रेडियस जो हमारे पास ये मोमेंट आर्म आर है, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं कंपोनेंट्स में। जैसे अभी हमने फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, अब हम इस मोमेंट आर्म को कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप देखें ये पॉइंट ओ आ गया हमारे पास, उसी तरीके से ये हमारे पास मोमेंट आर्म आर आ गया, इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स एफ आ गई, और इसको हम उसी तरीके से एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा आ गया। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, मोमेंट आर्म को रिजॉल्व करना है कंपोनेंट्स में। तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स के अंदर हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं अगर ये हमारे पास एंगल है तो हमारे पास इधर भी जो एंगल बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, हमारे पास यहाँ पे बनेगा। और स्टूडेंट जो हमारे पास एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जिस जगह पे एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास बेस होती है। तो इट मीन्स जो आर का ये वाला कंपोनेंट है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है, ये हमारे पास अगर ये अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो एंगल्स की जो थ्योरम है उसके मुताबिक हमारे पास जो दूसरा उसकी अपोजिट बनने वाला एंगल है वो इधर बनेगा। तो स्टूडेंट जो हमारे पास जिस जगह पे एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास होती है बेस। तो स्टूडेंट इधर हमारे पास जो आर का कंपोनेंट होगा वो बेस का कंपोनेंट होगा, और बेस पे कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट जो परपेंडिकुलर है, इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होता है वो हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे आर साइन थीटा। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि फोर्स और हमारे पास जो आर साइन थीटा है उसके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, जबकि आर कॉस थीटा वाला जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास पैरेलल है फोर्स के। अब स्टूडेंट हमने देखा था टार्क हमारे पास क्या होता है, एफ एल, फोर्स हमने सेम ले लिया। अब एल का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा तो वो कौन सा है स्टूडेंट, एफ इंटू जो फोर एल का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर फोर्स के वो है आर साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट इससे भी हमारे पास जो टार्क बनेगा वो बनेगा आर एफ साइन ऑफ थीटा। और स्टूडेंट जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसी भी ए क्रॉस बी का, वो दो वेक्टर्स का, वो हमारे पास होता है ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट हम अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा,
और क्योंकि टार्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए इसको एक n यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब स्टूडेंट इस n यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हमारे पास उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जहां पे फोर्स और मोमेंट आर्म है। लेट्स सपोज अगर इस बोर्ड के ऊपर फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों हम लगा रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे ये हमारे पास फोर्स है, यहाँ पे मोमेंट आर्म है, अगर ये सारा तो हमने अगर इस प्लेन के अंदर, इस बोर्ड के प्लेन के अंदर लगा रहे हैं तो एन की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगी। और इसको भी हम उसी तरीके से जिस तरीके से हम वेक्टर प्रोडक्ट की के अंदर एन की यूनिट डायरेक्शन फाइंड की थी जो कि हमारे पास राइट हैंड रूल से आई थी, हम इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसी तरीके से अगर हमने टार्क के यूनिट्स देखने हों तो टार्क के यूनिट्स क्या होते हैं, टार्क क्योंकि क्या है एफ एल, तो फोर्स की यूनिट क्या होते हैं हमारे पास स्टूडेंट न्यूटन, और एल की यूनिट हमारे पास क्या होते हैं लेंथ के मीटर। तो टार्क के जो यूनिट्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं न्यूटन मीटर। इसी तरीके से अगर हमने इसके डायमेंशंस देखने हो टार्क के अगर हमने स्टूडेंट डायमेंशंस देखने हो तो हमारे पास क्या होगा, टार्क इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशंस क्या होते हैं स्टूडेंट एम एल टी रेज़ पर -2, और हमारे पास जो लेंथ के डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं एल। तो टार्क के जो डायमेंशंस बनेंगे स्टूडेंट वो बनेंगे एम एल स्क्वायर टी रेज़ पर -2। अब स्टूडेंट यहाँ तक बात हो गई। अगर स्टूडेंट हम अब इसको अगर समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो टार्क होता है वो हमारे पास रोटेशनल एनालॉग होता है फोर्स का, यानी कि रोटेशनल मोशन के अंदर जो टार्क का काम होता है वही काम फोर्स का लीनियर मोशन के अंदर होता है। और फोर्स हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है जबकि टार्क हमारे पास रोटेशनल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है। और अगर हमारे पास स्टूडेंट किसी बॉडी के अंदर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे हो या वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही हो तो उसके अंदर कोई रोटेशनल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अगर कोई रोटेशनल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी तो इट मींस उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला टार्क जीरो होगा इस केस के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था टार्क का। स्टूडेंट्स अगर आपको इस टॉपिक के अंदर अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ नोट्स चाहिए हो तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।